हाँ जी बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक है, इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं? इनकी ऐसी वारंटीज जो लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया कि वो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान इनकी उसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए। इट इज़ अ वारंटी विद द लॉ इम्प्लाइज इन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि ऐसी वारंटीज यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान को लॉ ने इम्प्लाइज कर दिया है कि उसके अंदर मिलेंगे मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ स्टिपुलेशन विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन एक्सप्रेस वर्ड्स, यानी कि जो एक्सप्रेस करके जिसको ऐसी स्टिपुलेशन जिसको एक्सप्रेस करके उसके अंदर नहीं डाला गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। ओके, बट द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इम्प्लाइड वारंटीज आर read into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties। ठीक है बेटा, इसमें इसने लिखा है कि हम लोगों ने क्या किया कि तब तक हम उसको सभी को वारंटीज़ को उसके अंदर मानेंगे, इम्प्लाइड मानेंगे, जब तक कि कोई एक्सप्रेस कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है जो वो जब तक एक्सप्रेस वर्ड्स में उसको एक्सक्लूड नहीं कर देती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखिए, इम्प्लाइड वारंटी जिन्होंने दी हुई है 4 तरीके की होती हैं। पहला है वारंटी एज टू अनडिस्ट्रिब्यूटेड पोजेसन, सेकंड है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, थर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, फोर्थ है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड। चलिए अब इनको नीचे एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेसन। अनडिस्टर्ब पोजेसन का मतलब क्या है कि इनकी जो हमारा पोजेसन है वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरह तरीके से। ठीक है, एन इम्प्लाइड वारंटी डेट द बायर सेल हैव एंड इंजॉय क्वाइट पोजेसन ऑफ द गुड्स, यानी कि एक ऐसी इम्प्लाइड वारंटी उसको देना यानी कि वो उसका जो पोजेसन क्वाइट पोजेसन उसका रहे, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे उसके पोजेसन के दौरान। दैट इज टू से इफ द बायर हैविंग गॉट पोजेसन ऑफ द गुड्स इज लेटर ऑन डिस्टर्ब इन पोजेसन, ही इज एंटाइटल्ड टू sue द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यदि एक बार हमारा पोजेसन जो है ट्रांसफ़र हो गया एक से दूसरे तक, तब हो गया, यानी कि उसके बाद ना उसको कोई ये ना वो आ जाए, कोई कहने के लग जाए कि ये गुड्स तो मेरी हैं, आपको ये कैसे मिल गई, ये मुझे वापस लौट आई, यानी कि जो पोजेसन है वो मेरे तक ही सीमित रहे, यानी कि कोई उसको वापस किसी के पास ना जाए वो। ठीक है, क्वाइट पोजेसन यानी कि मेरा अकेले का उसके ऊपर पोजेसन हो। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी फ्री ऑफ चार्ज होगी, यानी कि जो हमारी जो गुड्स हमें जिस समय उससे ली है वो ना फ्री ऑफ एनी चार्ज हो। ओके, देखिए इसको पढ़ते हैं कैसे क्या है, एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकम्ब्रेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी के फेवर में, किसी भी थर्ड पार्टी के फेवर में वो किसी भी तरह की तरीके के चार्जेस से एनकम्ब्रेंस से फ्री होनी चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। इनकी इसका एग्जाम्पल देखें तो मैं इनकी किसी तरीके का लोन देखो, इन्होंने दिया लोन या फिर किसी भी तरीके का और चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ तो ओके। उसके अगला पॉइंट क्या देखो, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, यह पॉइंट हमने इम्प्लाय उसमें कंडीशंस में पढ़ा था। अब देखो वारंटीज में क्या पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन में और वारंटीज में इसमें थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, इसको आप समझिए ध्यान से। एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज में बी एनेक्स्ड और अटैच्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड, द रूल इज लेट द बायर बिवेयर द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू रिवेल अनफ्लैटरिंग ट्रूथ्स अबाउट द गुड्स सोल्ड, बट दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस। यानी कि इसमें क्या बोला है कि इसमें कंडीशन में और वारंटीज में एज टू क्वालिटी और फिटनेस का क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि देखो हमने कंडीशन में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होता है कि मैंने उसको क्या यह सेलर को मैंने अपना पार्टिकुलर पर्पज बताया, स्पेशल पर्पज बताया कि मुझे इस पर्पज के लिए गुड्स चाहिए हैं। ओके, दूसरा क्या था उसमें कि जो सेलर था उसमें उसका वो उसी का ट्रेड करता था, उसके उसमें स्पेशली उसी चीज़ का वो बिजनेस करता था। ठीक है, तीसरी बात उसमें क्या थी कि मैंने उसके स्किल्स के ऊपर उसके विश्वास किया था उसके ऊपर। ठीक है, फेथ था उसके, गुड फेथ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ देखो, इसमें जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मैंने उसको बताया अपना पर्टिकुलर पर्पज़ क्या है उसमें। ठीक है, सेलर उसको देखेंगे हम, देखो उसमें लिखा हुआ है मे बी एनेक्स्ड अटैच्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड,
यहाँ पे लोग क्या देखेगा उसको कि वो उसी यूसेज ऑफ ट्रेड में यानी कि ट्रेडिशन उसी में काम कर रहा है या कि नहीं उसी बिजनेस में। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि वारंटी के उसमें टाइम में मैंने उसके स्किल के ऊपर विश्वास नहीं किया, यानी कि मैंने उससे बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसने कंडीशन में उसने वो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ निकाल के मुझे दे दी कि आपके पर्पज़ के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैंने उसको पर्पज़ अपना बताया, उसने कहा कि ये सभी ठीक है, आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, और मैंने अपनी मर्जी से नंबर ऑफ आइटम में से कोई एक आइटम उठा ली और अपने यहाँ पास रख ली उसको, ठीक है। अब जब बाद में अगर उसको मतलब कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसके लिए कौन, मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन इसमें वारंटी एज टू, लेकिन क्वालिटी और फिटनेस तो रही, लेकिन उसमें कंडीशन नहीं रही। कंडीशन क्योंकि मैंने उसकी स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। अगर इस केस में भी अगर मुझको, क्योंकि उसने बताया था कि सारी गुड्स हमारी जो बढ़िया है, ठीक है, आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, तो इस केस में अगर उसमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसको मैं वो गुड्स वापस कर सकता हूँ, या वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन सॉरी उसका जो डैमेजेस हैं वो जरूर क्लेम कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, यानी डिस्क्लोजर इनकी स्पेसिफिकली बताना कि अगर डेंजरस नेचर, अगर कोई गुड्स का नेचर से डेंजरस है, यानी कि उससे कोई खतरा है, तो उसको स्पेसिफिकली बताना उसको, ठीक है। वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर एंड द बायर is ignorant of the danger, the seller must warn to the buyer of the probable danger. If there is a breach of warranty, the seller may be liable in damages. इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ पे यदि कोई गुड्स है, मतलब कोई गुड है, यदि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का डेंजर है ना, डेंजर नेचर की गुड्स है, कहीं से डेंजर है, तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि उसको बताए स्पेसिफिकली कि इसमें ये यहाँ पे खतरा हो सकता है। ओके, इससे अगला टॉपिक है कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का क्या मतलब होता है, यानी कि सेलर किसी भी गुड्स को सेल करता है और हम जो बायर है उसको खरीदता है, ठीक है। इसमें क्या मतलब है, यदि कि सेलर ने अगर ये एक बार किसी गुड्स को यानी कि बेच दिया बायर को, तो इसके बाद क्या होगा, बायर और जो सेलर है ना किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा, किसी भी डिफेक्ट मिलता है उसके अंदर तो, ठीक है। देखिए क्या पढ़ लिखे इसमें, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर मीन्स द लेट द buyer beware when seller display their goods in the open market. It is for the buyer to make a proper selection or choice of the goods. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling. ठीक है, इनकी इसमें यही बात लिखी है। इनमें लिखा है कि इन्होंने यदि किसी एक बार सेलर ने चॉइस कर लिया ना अपने एक बार पसंद को, यानी गुड्स को उसने खरीद लिया और उसने, तो इसके बाद सेलर को किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा यदि उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट या फिर कोई भी कमी पाई जाती है तो, ठीक है। इसके बाद का देखिए, पढ़ लेना आप, कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो इतने उसमें कंडीशन दी गई है इसकी, यानी कि इसके आगे एक्सेप्शंस भी दी गई हैं इसमें। कंडीशन क्या थी इसकी, देखो पहली कंडीशन है, इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पज ऑफ हिज पर्पज, यानी कि उसने बायर ने क्या हुआ, सेलर को अपना स्पेसिफिक पर्पज बताया हो कि मुझे इस पर्पज के लिए अपने गुड्स चाहिए हैं, और दूसरा उसने उसकी स्किल पे रिलाई किया हो, विश्वास किया हो। तीसरा क्या है कि सेलर उसमें पार्टी इनकी स्पेशली उसी उसमें ट्रेड में काम करता है वो, ठीक है, बिजनेस में। ओके, उसके बाद इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, इनकी जो सारी की सारी जो कंडीशन है ना, जो उसकी वो सारी की सारी वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का पढ़ लेना बिल्कुल ईजी है, ठीक है। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूजेज, यानी कि वो फिटनेस इनकी पर्टिकुलर पर्पज के लिए मांगी थी और मैंने विश्वास किया था, और वो उसी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है, यानी कि जो सारी की सारी इसकी एक्सेप्शन है, ये पढ़ लेना आप, बिल्कुल ईजी है। मैंने पढ़ाया भी आपको पहले, आपको ध्यान में होगा। देखिए इसमें सेकेंड पॉइंट है जो गुड्स परचेज अंडर द पेटेंट और ब्रांड नेम, ये इसके एक्सेप्शन नहीं है। ओके, ये इसमें गलती से आगे होगी, शायद इसमें डाल दी हो गई है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि बताकर गुड्स को सोल्ड करना। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, यानी मर्चेंटेबिलिटी यानी सेलेबल कंडीशन में उसकी क्वालिटी का होना। उसके अगला पॉइंट क्या, सेल बाय सैंपल, सैंपल के द्वारा सेल करना। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कुछ बताना और कुछ सैंपल दिखाना, उससे सेल करना। उसके बाद क्या है, ट्रेड यूसेज, यानी कि उसी ट्रेड में काम करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो जो 8th पॉइंट है वो थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझिए क्या है इसमें लिखा है। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड
यानी कि इसमें क्या कहा है, इसमें ये लिखा है कि यदि सेलर ने हमको झूठ बोलकर या हमको कुछ छुपाकर हमको कोई गुड्स दी है ना और वो बाद में डिफेक्टिव निकलती है, तब हमारे पास पूरा पूरा राइट है कि हम उसको जो हमारे डैमेजेस हुए हैं उनको क्लेम करें। ओके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ही अवॉइड कर दें। वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम misrepresentation or fraud and the buyer relies on it when the seller actively conceals some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on reasonable examination, then the rule of capital emptor will not apply। देखा है इसमें लिखा है कि यदि ऐसा उसने फ्रॉड किया है, हमसे कुछ छुपाकर उसको गुड्स को सेल किया है ना, तो वो कैपिटल एम्प्टर का जो रूल है कि सेलर उसके लिए कि सेलर लायबल नहीं होगा, वो उसमें अप्लाई नहीं होगा। ओके, इन सच अ केस द बायर हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे और जो उसके दौरान डैमेजेस हुए हैं उनको क्लेम करें। ओके बेटा, इसके साथ ये जो हमारी ये यूनिट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।